वीन का सामान ट्राली पर रख दिया गया था। वो लोग अपनी स्याह शीशों वाली गाड़ी रनवे की तरफ से ले आए थे और उसे लाउंज के बाहर ही से सवार करवा लिया था। आपके लिए खसूसी एहतमाम किया है, अगर प्रेस वालों को इल्म हो गया तो न जाने क्या क्या कहानियां बयान करें। हम तो आपकी इज्जत करते हैं, आप खुद ही शोर मचाती रहें तो अलग बात है। कैप्टन जमशेद ने उसकी तरफ देखकर कहा। वो उसके साथ ही ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था, जबकि दोनों जवान सामान समेत पिछले हिस्से में मुंतकिल हो गए थे। परवीन को समझ नहीं आ रही थी कि उनके मुतल्लिक क्या राय कायम करे। अभी तक उनका सलूक बहुत शरीफाना था और यूं लग रहा था जैसे वो भी ये बात समझ रहे हों कि परवीन बेकसूर है, उसके खिलाफ कोई साजिश हुई है। उसके सफ़र का इख्तिताम कहाँ हुआ, इसका इल्म परवीन को इसलिए ना हो सका कि वो कंटोनमेंट एरिया से कुछ ज़्यादा वाकफियत नहीं रखती थी और कैप्टन जमशेद ने भी इतने बेशुमार मोड़ काटे थे कि उसे अब कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना याद रहा कि वो एक बड़ी ऊंची दीवारों वाली कोठी के सामने पहुंचे थे, जिसका गेट उन्हें देखते ही खुल गया और जमशेद गाड़ी को अंदर बरामदे तक ले गया था। यहाँ 3-4 सफेद पोश उनके मुंतजिर थे। उन्होंने यहाँ परवीन का चार्ज खुद संभाल लिया था। परवीन ने अपना हैंडबैग पकड़ना चाहा, लेकिन उन्होंने उससे इसका मौका नहीं दिया। इन लोगों का रवैया उसे यहाँ तक लाने वालों के बरअक्स बड़ा दुरुस्त था और वो उसके जिस्म को हाथ लगाए बगैर उसे एक कमरे तक ले आए थे, जहाँ एक करख्त चेहरे वाली लड़की ने, जिसकी उम्र उससे कुछ कम ही नजर आ रही थी, उसे इन लोगों से रिसीव करके उन्हें वापस भेज दिया। हाथ ऊपर उठाओ, उसने कमरे का दरवाजा बंद करते ही परवीन को हुक्म दिया, जिसका दिमाग दोबारा घूमने लगा था। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? शट अप! उसने खातून को अपनी दांस्त में झाड़ पिलाई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। उसके दाएं गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। परवीन को बेपनाह की अजियत के साथ ही छत घूमने का एहसास हुआ। वो घबराकर सामने दीवार से लगे एक बेंच पर गिर पड़ी। उसे और एहसास शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। नॉर्मल होने में उसे करीबन 2 मिनट लग गए थे। गेट अप, अपने हाथ ऊपर उठाओ। उस लड़की ने परवीन का बाजू पकड़कर झटका देकर खड़ा किया और खौफजदा परवीन ने, जिसको अपना दिल डूबता महसूस होने लगा था, किसी बरकी अमल के ताबे अपने हाथ ऊपर उठा दिए। लड़की ने, जो बज़ाहिर बड़ी स्मार्ट और सगड़ दिखाई दे रही थी, उसके सारे बदन की तलाशी ठोंक बजा कर ली थी। सामने बैठ जाओ, उसने अगला हुक्म दिया। परवीन सहम कर बैठ रही। किसी अनजाने खौफ ने उस पर जैसे सख्ता तारी कर दिया था। उसे अपने अगवा की सारी कहानी दोबारा याद आ गई। उस लड़की ने अपनी मेज के दरवाजे पहले से टाइप शुदा एक परफार्मा निकाला और कागज कलम संभाल कर उसके सामने बैठ गई। अपने दिमाग को हाजिर रखकर मुझे हर बात का सही सही जवाब देना, वरना तुम्हारी सारी हड्डियां एक एक करके तोड़ दूंगी। लड़की की आवाज में न जाने क्या कहर छुपा था, जिसने परवीन के बदन पर कपकपी तारी कर दी। उसे एहसास हो गया कि उसे यहाँ तक लाने के लिए जरूर शरीफाना तरीका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसका वास्ता कतन शरीफ लोगों से नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने पहला सवाल दागा और फिर मुसलसल दागती चली गई। उसने करीबन पौन घंटा लगाकर ऐसे 50 से ज्यादा सवालात के जवाबात लिखे थे। अपना काम मुकम्मल होने पर उसने मेज के कोने पर लगा बटन दबाया और उसके अकब में खुलने वाले दरवाजे से 3 नौजवान अंदर आ गए। वो उसके सामने जमकर बैठ गए। एक टेप रिकॉर्डर उन्होंने उसके सामने रख दिया था। अगर कोई चालाकी की तो याद रखना। उस लड़की ने दोबारा खूनखार नजरों से परवीन की तरफ देखा। अब तीनों ने सवालात शुरू किए। अभी तक उन्होंने उसके जिस्म को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उनके सवालात ने उसे इस बुरी तरह बौखला दिया था कि परवीन का दिल चाहा वो इन हीरों की स्मगलिंग का इतराफ करके अपनी जान छुड़ा ले। हाँ, ये मेरे हीरे हैं, मैं ही उन्हें लाई हूँ, मैं स्मगलिंग करती हूँ। वो बेबसी से फट पड़ी और ऊंची ऊंची आवाज से रोने लगी। लड़की जो अपने मेज पर दूसरे कंप्यूटर में उसका डाटा फीड कर रही थी, उसके रोने की आवाज पर उठकर आ गई।
उसने परवीन को बालों से पकड़ा और 2-3 ऐसे हाथ जमाए कि परवीन ने माही बे आप की तरह तड़पना शुरू कर दिया। इस दरमियान तीनों तफ्तीश कुनिंदा जिस तरह आए थे उसी तरह वापस लौट गए। रोती तड़पती परवीन को वही लड़की बाजू से घसीटती मुल्हका कमरे में ले गई और एक छोटे से कमरे में रद्दी सामान की तरह फेंक दिया। ये किसी जेल का कमरा दिखाई दे रहा था, जिसमें दीवार से एक लोहे का गेट लगा था जिस पर बड़ा गंदा सा मेट बिछा था और दरवाजे पर सलाखें लगी थीं। परवीन को अंदर फेंककर उसने लोहे की सलाखों वाला दरवाजा बंद करके बाहर से लॉक कर दिया। खबरदार अगर रोने की आवाज भी निकाली तो उसने दम में रुखसत परवीन को यूं घूर कर देखा कि उसकी जबान ही गुंग हो गई। उसके जाते ही परवीन का दिल चाहा कि चीख चीख कर दीवारों से सर टकरा कर रोए, लेकिन इस खौफ से कि कहीं ये बला फिर नाजिल ना हो जाए उसने सिसकियां भरने ही में मुसलहत जानी और बेदम सी होकर पलंग के एक कोने में बैठ गई। करीबन 15-20 मिनट बाद वहां एक सफेद पोच दाखिल हुआ जिसने एक ट्रे में मामूली सा खाना और पानी रखा हुआ था। उसने परवीन का दरवाजा खोला, ट्रे अंदर रखी और दरवाजा बंद कर दिया। कल दोपहर से पहले कुछ नहीं मिलेगा, उसे खा लो वरना इसी तरह मर जाओगी और किसी को इल्म भी नहीं होगा, सफेद पोच ने सरगोशी के अंदाज में कहा। परवीन को ये शख्स जरा मुख्तलिफ दिखाई दिया। परवीन का ताल्लुक बहरहाल किसी शरीफ घराने से नहीं था। उसने खुद को कदरे नॉर्मल किया और सफेद पोच से हमदर्दी के लहजे में उसका नाम पूछा। हम गरीबों का नाम क्या होगा मैडम, नाम तो आप जैसे बड़े लोगों के होते हैं। वो भी कोई सीखा सिखाया ही अदाकार लगता था। तुम मुझे जानते हो क्या? परवीन ने बड़ी अदा से कहा। जी, आपको कौन नहीं जानता, आप मेरी पसंदीदा अदाकारा हैं। मैं तो आपके ड्रामों की कैसेट वीडियो सेंटर से लाकर देखता हूँ, उसने रेशा खत्मी होने के अंदाज में कहा। परवीन बेचारी ने यही समझा कि मुर्गा उसके जाल में फंस गया है। देखो, मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, उसने सलाखों के नजदीक आकर कहा। शश, सफेद पोश ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश होने का इशारा किया। फिर वहां से उठकर बड़े दरवाजे तक गया जिससे वो अंदर दाखिल हुआ था। यूं दिखाई दिया जैसे वो कोई सुनगुन लेने की कोशिश कर रहा हो। 2 मिनट तक उसी एक्शन में रहने के बाद वो परवीन के पास वापस लौट आया। फरमाइए, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो ज़रूर करूँगा। मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 2 फ़ोन नंबर दूंगी, उनमें से जो भी नंबर मिल जाए उस पर सिर्फ इतनी इतला कर देना कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। पैसों की फिक्र ना करना, मैं तुम्हारा दिल खुश कर दूंगी। तुम्हें इन फ़ोन नंबरों से राब्ते पर ही मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा, उसने बेचैनी से कहा। मैडम, आप क्या कहती हैं? मैं लानत भेजता हूँ पैसों पर, ये ज़िंदगी आपके काम आ जाए, मुझे और कुछ नहीं लेना, उसने कदरे जज्बाती लहजे में लेकिन बड़ी दबी दबी आवाज़ में कहा। परवीन ने अपनी दांस्त में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा करते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी, कहते हुए उसने अपनी जेब से एक सीधा सी डायरी निकाली जिस पर पहले ही कुछ फ़ोन नंबर वगैरह लिखे थे। फिर एक पेन पेंसिल उसकी तरफ बढ़ा दी। परवीन ने जल्दी जल्दी 2 नंबर लिखकर उसे डायरी थमा दी। मैं अब चलता हूँ, खुदा के लिए किसी को ये न बताइए कि आपके साथ मेरी कोई बात हुई है। अगर उन्हें इल्म हो गया तो मैं गरीब मारा जाऊँगा, उसने उठते हुए कहा। एक मर्तबा तुम फ़ोन कर दो, तुम्हें नौकरी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, परवीन ने सरगोशी की। अच्छा, खुदा हाफिज़। मैं आज रात ही ड्यूटी ऑफ करने के बाद बाहर से फ़ोन कर दूंगा, आप ये खाना ज़रूर खा लें वरना ये लोग कोई और बदतमीज़ी करेंगे। ये कहकर वो बाहर निकल गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।